दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रकरण खारिज हो जाए या एक पक्षी हो जाए तो क्या कार्यवाही होगी। देखिए दोस्तों, कई लोगों के द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रकरण पेश कर दिया जाता है और उनकी अनुपस्थिति के कारण वह प्रकरण अगर खारिज हो जाता है या फिर अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रकरण पेश हुआ है और जो अनावेदक है या जो विरोधी पक्ष है वह उपस्थित नहीं हो पाया है और ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ जो है प्रकरण में एक पक्षी कार्रवाई हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई की जा सकती है कि या तो उस प्रकरण को फिर से शुरू कर दिया जाए या फिर जो अनावेदक उसमें एक पक्षी हुआ है उसको बाय पार्टी कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए किस न्यायालय में किस प्रकार की कार्यवाही होगी, इस संबंध में मैंने यहाँ पर सभी न्यायालयों के नाम भी लिखे हैं। किस प्रकार की कार्यवाहियां जो रहती है, जैसे आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन जो है, इस प्रकार की कार्यवाहियां रहती है न्यायालय में, राजस्व न्यायालय में, तो इनके संबंध में किस कानून के तहत कितनी अवधि में कार्यवाहियां हो जाती है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी राजस्व न्यायालय को एक साथ समझने का प्रयास किया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी राजस्व न्यायालयों के बारे में एक साथ बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी न्यायालय में, चाहे वह तहसीलदार की न्यायालय हो या नायब तहसीलदार की न्यायालय हो, ठीक है, ये दोनों न्यायालय जो है ये समकक्ष न्यायालय है, अर्थात इन दोनों न्यायालय में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्यवाही पेश की जाती है किसी पक्षकार के द्वारा न्यायालय समझकर, तो दोनों न्यायालय को समान शक्ति रहती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्यवाही जो है उपखंड अधिकारी अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष पेश की जाती है या फिर कलेक्टर महोदय या अपर कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश की जाती है, तो उपखंड अधिकारी और एसडीओ महोदय ये दोनों एक ही व्यक्ति रहता है। एसडीओ अर्थात सब डिविजनल ऑफिसर, या उसको हिंदी में उपखंड अधिकारी कहा जाता है। यहाँ पर कलेक्टर के समक्ष जो कार्यवाहियां पेश की जाती है वो मूलतः कलेक्टर के समक्ष पेश होती है, लेकिन कलेक्टर जो रहता है वो अपर कलेक्टर को उस कार्यवाही को अंतरित कर देता है सुनवाई के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ कार्यवाहियां जो रहती है वह आयुक्त के समक्ष अर्थात कमिश्नर के समक्ष पेश होती है, लेकिन कमिश्नर के द्वारा अपर आयुक्त अर्थात एडिशनल कमिश्नर जो रहता है उसको निराकरण के लिए भेज दी जाती है। इसी प्रकार से एक जो राजस्व मंडल जो रहता है, राजस्व न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायालय जो रहता है वह राजस्व मंडल रहता है। ठीक है, तो इनमें से किसी भी न्यायालय में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन पेश किया जाता है, ठीक है, एक एक चीज समझेंगे हम। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन पेश किया जाता है तो आवेदन पेश करने वाले व्यक्ति को आवेदक कहा जाता है और जिसके खिलाफ आवेदन पेश किया जाता है उसे अनावेदक कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने तहसीलदार महोदय के समक्ष या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष या उपखंड अधिकारी महोदय या कलेक्टर महोदय या आयुक्त महोदय या राजस्व मंडल के समक्ष किसी प्रकार का कोई आवेदन पेश किया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो आवेदक जो रहेगा वह, जैसे मान लेते हैं कि तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश करता है, तो ऐसी स्थिति में उस आवेदन का सूचना पत्र जो है वह अनावेदक को भेजा जाएगा। ठीक है, अगर अनावेदक को सूचना पत्र भेजा गया है और आवेदक को भी एक पेशी दिनांक दी गई है कि इस तारीख को अनावेदक को इस प्रकरण में उपस्थित होना है और आपको भी इस प्रकरण, आपका प्रकरण भी इस तारीख को लगा हुआ है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आज तारीख है जैसे 28/12/2023। ठीक है, आज की तारीख में इस आवेदक ने कोई प्रकरण पेश किया तहसीलदार के समक्ष, ठीक है, और उसमें पेशी दिनांक नियत की जाती है कि 4/1/2024। ठीक है, तो इस 4/1/2024 को इस आवेदक को भी उपस्थित होना है न्यायालय के समक्ष, तहसीलदार महोदय के समक्ष, जहां भी इन लोगों ने प्रकरण पेश किया है, इस व्यक्ति ने पेश किया है, वहां पर इस 4/1/2024 को इस आवेदक को भी उपस्थित होना है या इसके अधिवक्ता को उपस्थित होना है। और नोटिस के लिए जब अनावेदक को सूचना भेजी गई है कि आपके विरुद्ध इस प्रकार का प्रकरण जो है इस आवेदक ने पेश किया है, तो आपको भी तहसीलदार महोदय के समक्ष अर्थात जहां पर इस आवेदक ने केस पेश किया है वहां पर इस अनावेदक को भी इस 4/1/2024 को उपस्थित होना है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर मान लिया जाए कि यह आवेदक जो है यह 4/1/2024 को जहां पर इसने केस पेश किया था वो कहीं भी हो सकता है, तहसीलदार हो सकते हैं, नायब तहसीलदार हो सकते हैं, उपखंड अधिकारी हो सकते हैं, कलेक्टर महोदय हो सकते हैं, अपर कलेक्टर हो सकते हैं, आयुक्त हो सकते हैं, अपर आयुक्त हो सकते हैं, या राजस्व मंडल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके समक्ष अगर इस आवेदक ने कोई प्रकरण पेश किया है और जो इसको तारीख दी गई है कि आपके प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 4/1/2024 दी गई है और इस तारीख को अगर ये आवेदक उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, अगर ये आवेदक उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इस आवेदक का प्रकरण जो है इसने यहाँ पर जो पेश किया है, ठीक है, यहाँ पर जो पेश किया है इस प्रकरण को
जहां पर भी पेश किया है उस न्यायालय के द्वारा, इनमें से कोई भी न्यायालय हो सकती है, उस न्यायालय के द्वारा अगर इसकी अनुपस्थिति रहती है तो ऐसी स्थिति में उस प्रकरण को धारा 35 के तहत, कौन सी धारा 35, एमपी एलआरसी के तहत उस प्रकरण को खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अगर ये आवेदक उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस प्रकरण को धारा 35 के तहत खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यह आवेदक जो है, जो तारीख निश्चित की गई है 4/1/2024 तारीख इसको दी गई है और इस तारीख का नोटिस इस अनावेदक को भेजा गया है। ठीक है, लेकिन उस तारीख को यह आवेदक तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, लेकिन ये अनावेदक जो है यह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, न्यायालय के समक्ष 4/1/2024 को उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि न्यायालय के द्वारा, न्यायालय जो है जिस न्यायालय के द्वारा इसको नोटिस भेजा गया है उस न्यायालय के द्वारा इसको पुकार लगाई जाएगी। कितनी बार लगाई जाएगी, 3 बार पुकार लगाई जाएगी। ठीक है, एक न्यायालयीन समय शुरू होने के टाइम पर, एक लंच टाइम पर और एक न्यायालय बंद होने से पहले 3 बार इसको पुकार लगाई जाएगी। अगर उसके बाद में भी यह उपस्थित नहीं होता है, इसका कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में इस अनावेदक के विरुद्ध क्या होगा, एक पक्षी कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या होगा, एक पक्षी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहली चीज है कि जिसने प्रकरण पेश किया है वह उपस्थित नहीं होता है पेशी दिनांक को, या उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रकरण क्या होगा, उसका प्रकरण खारिज हो जाएगा, अर्थात उसको निरस्त कर दिया जाएगा, चाहे अनावेदक उस प्रकरण में उपस्थित हुआ हो। ठीक है, लेकिन अगर जिसने प्रकरण पेश किया है वह उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रकरण क्या होगा, खारिज हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण पेश किया गया है वह उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई कर दी जाएगी। एक पक्षी का मतलब होता है कि केवल इस आवेदक की बातों को ही सुना जाएगा, इसके द्वारा जो दस्तावेज पेश किए उनको ही पढ़ा जाएगा और उसके बाद में उस प्रकरण में आगे की स्टेज शुरू कर दी जाएगी। जैसे इसने आवेदक पेश किया और यह अनावेदक उपस्थित नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में उस प्रकरण को जो है इस आवेदक की साक्ष्य के लिए नियत कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बयान के लिए उसको नियत कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहां पर अगर इस आवेदक का प्रकरण जो है न्यायालय ने खारिज कर दिया, ठीक है, आवेदक का प्रकरण जो है अगर न्यायालय ने खारिज कर दिया तो ऐसी स्थिति में यह आवेदक क्या कर सकता है कि उस प्रकरण को पुनः शुरू करवा ले। ठीक है, तो इसके लिए इस आवेदक को क्या करना पड़ेगा कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा, फिर से उसी न्यायालय के समक्ष जाएगा। कौन सा न्यायालय, जिसने इसका प्रकरण जो है इसकी अनुपस्थिति के कारण खारिज किया है, आवेदक की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया है, उस न्यायालय के समक्ष जाएगा और यह अपना एक कारण बताएगा, सद्भाविक कारण बताएगा कि इस कारण से इस दिनांक को यह स्वयं या इसके अधिवक्ता जो है न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए और इस कारण से इसका आवेदन जो है माननीय न्यायालय के द्वारा इस तारीख को खारिज कर दिया इसकी अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, तो ऐसा सद्भाविक कारण बताते हुए अगर यह एक आवेदन पत्र बनाएगा, कौन सी धारा के अंतर्गत, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत, अगर 35(3) के अंतर्गत आवेदन बनाता है और जैसे ही इस व्यक्ति को जानकारी होती है, ठीक है, किसको, इस आवेदक को जानकारी होती है कि इतनी इतनी तारीख को इसके खिलाफ जो इसका प्रकरण जो है निरस्त कर दिया गया है, तो इस तारीख से या इसको जो जानकारी हुई है उस जानकारी दिनांक से इसको 30 दिन के भीतर उसी न्यायालय के समक्ष, जिस न्यायालय के समक्ष इसने प्रकरण पेश किया था उसी के समक्ष धारा 35(3) की अर्जी पेश करनी होगी और उसके साथ में इसको अपना शपथ पत्र भी लगाना होगा और आवेदन पत्र में एक सद्भाविक कारण अर्थात एक सही कारण बताना होगा कि किस कारण से यह यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को अगर लगता है कि इसका जो कारण है, इसने आवेदक ने जो कारण बताया है वह सद्भाविक कारण है, तो न्यायालय उस आवेदन पत्र को स्वीकार कर लेगी और स्वीकार करने के बाद में इस अनावेदक को फिर से सूचना पत्र जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इस अनावेदक को फिर से सूचना पत्र जारी किया जाएगा, क्योंकि अगर जिस तारीख को इसका प्रकरण खारिज किया था, आवेदक का प्रकरण खारिज किया था, उस तारीख को अगर अनावेदक उपस्थित था और इस आवेदक का प्रकरण भी खारिज कर दिया तो ऐसी स्थिति में इस अनावेदक को फिर से सूचना पत्र भेजा जाएगा और इसको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई आवेदक के बारे में जिसने प्रकरण पेश किया उसके बारे में। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये आवेदक के लिए, अपीलांट के लिए, पुनरीक्षणकर्ता के लिए या पुनर्विलोकनकर्ता के लिए लागू होती है जिसने प्रकरण पेश किया। तो उन सबके लिए इस आवेदक के द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई की जाती है ऐसे ही अपीलांट भी कार्रवाई कर सकता है, पुनरीक्षणकर्ता भी कर सकता है और पुनर्विलोकनकर्ता भी कर सकता है और इन सभी न्यायालयों में इसी प्रकार से कार्रवाई कर अपना प्रकरण अगर खारिज हुआ है तो उस प्रकरण को वापस से शुरू करवाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वह 30 दिन के अंदर वहां पर आवेदन पेश किया जा सकता है। अगर 30 दिन से अधिक की अवधि हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र साथ में लगाना चाहिए 35(3) की अर्जी के साथ में। ठीक है, 35(3) की अर्जी जो रहती है उसके साथ में धारा 5 अवधि विधान का भी आवेदन लगाना चाहिए और उसमें
जो विलंब हुआ है उसका सद्भावी कारण बताना चाहिए। लेकिन देखिए, जहां पर अनावेदक के खिलाफ जो है, जो अनावेदक है इसके खिलाफ अगर प्रकरण में एक पक्षी कार्रवाई हो गई तो ऐसी स्थिति में अनावेदक क्या कर सकता है? तो देखिए, इसके लिए भी जो अनावेदक रहता है या अपील में अपीलांट रहता है या पुनरीक्षण में प्रत्यर्थी रहता है या पुनर्विलोकन में पुनर्विलोकन करता जो रहता है, इन लोगों के साथ में अगर इनको एक पक्षी कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या कर सकते हैं कि ये लोग भी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 35(3) के तहत आवेदन पेश कर सकते हैं। और जिस दिनांक को इनको एक पक्षी किया गया है, जिससे इनके खिलाफ प्रकरण जो है एक पक्षी हुआ है, जैसे 4/1/2024 को हुआ है, तो इस तारीख से अर्थात जनवरी जो रहता है वो 31 का रहता है, इसलिए 2/2/2024 तक 30 दिन के भीतर इन लोगों को जो है आवेदन पत्र जो है उसी न्यायालय में जिसने इनको एक पक्षी किया है उनके समक्ष आवेदन पत्र पेश कर धारा 35(3) का और वहां से अपने प्रकरण को वापस से द्विपक्षी करवा सकते हैं। एक पक्षी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और द्विपक्षी हो जाएगी अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में इस व्यक्ति ने जो कारण बताया है कि इस तारीख को ये न्यायालय के समक्ष क्यों उपस्थित नहीं हो पाया था, उसका अगर सद्भावी कारण है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा इस अनावेदक का आवेदन पत्र जो है इसकी कॉपी इस आवेदक को भी दी जाएगी या इसमें अपीलांट पुनरीक्षण करता है पुनर्विलोकन करता जो है, इनके द्वारा अगर बाय पार्टी का आवेदन दिया है, इसको धारा 35(3) की अर्जी जो रहती है उसको कहा जाता है बाय पार्टी, ठीक है, द्विपक्षी। उस अर्जी की कॉपी इन लोगों को भी दी जाएगी, इनसे जवाब भी लिया जाएगा, ठीक है। जवाब देने के बाद में और तर्क सुनने के बाद में अगर न्यायालय को लगता है कि ये लोग जो है या इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी एक व्यक्ति भी हो सकता है, अनावेदक एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक लोग हैं और उसमें से एक व्यक्ति अगर एक पक्षी हो चुका है तो वह व्यक्ति एक पक्षी हुआ है, वह अकेला व्यक्ति भी इस प्रकार की 35(3) की अर्जी न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है, ठीक है। और अगर 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तो ऐसी स्थिति में धारा 5 की अर्जी उस 35(3) की अर्जी के साथ में लगाकर, उसके साथ में शपथ पत्र लगाकर अनावेदक, रेस्पोंडेंट, प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थी जो है वह वे प्रकरण में द्विपक्षी हो सकते हैं और एक पक्षी कार्रवाई को समाप्त करवा सकते हैं। अब ये किन किन न्यायालयों में लागू होती है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के समक्ष, उपखंड अधिकारी अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष, कलेक्टर या अपर कलेक्टर महोदय के समक्ष, आयुक्त या अपर आयुक्त महोदय के समक्ष या राजस्व मंडल के समक्ष। और कौन कौन से प्रकरणों में इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है? तो किसी प्रकार का कोई आवेदन है, ठीक है, या अपील है, वह प्रथम अपील है, सेकंड अपील है, या कोई पुनरीक्षण है या पुनर्विलोकन है। तो इस प्रकार की जो कार्यवाही रहती है उनमें इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का प्रकरण खारिज कर दिया है तो उसके लिए 35(3) की अर्जी लग सकती है, ठीक है। या अगर किसी व्यक्ति को जो अनावेदक है, विरोधी पक्ष है, उसके खिलाफ अगर एक पक्षी कार्रवाई हो गई है तो वे भी इसी प्रकार से 35(3) की अर्जी लगाकर उस प्रकरण में बाय पार्टी हो सकते हैं, अर्थात अपना पक्ष रखने के लिए उस प्रकरण में शामिल हो सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।